चलिए, आज इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर चलते हैं। एक ऐसा पल जब दुनिया के सबसे महान विजेता को एक भारतीय राजा ने सीधी टक्कर दी थी। जी हां, ये कहानी है सिकंदर महान और राजा पोरस के बीच हुए उस जबरदस्त, उस निर्णायक टकराव की। ये जो मंजर है ना, ये कोई कहानी नहीं, हकीकत थी। साल था 326 अपूर्व। एक तरफ तूफान में उफनती झेलम नदी और उसके दोनों किनारों पर दो विशाल सेनाएं आमने सामने। और यहीं, इसी नदी के किनारे, दो महान सभ्यताओं की किस्मत का फैसला होने वाला था। तो इस कहानी को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले मिलते हैं इसके सबसे बड़े किरदार से। एक ऐसी ताकत, एक ऐसा तूफान जिसे उस वक्त तक कोई रोक नहीं पाया था। नाम था सिकंदर महान। देखिए, ये सिर्फ कुछ नाम और तारीखें नहीं हैं। ये एक किंवदंती की बुनियाद है। जरा सोचिए, जिसका गुरु अरस्तु जैसा महान दार्शनिक हो, वो सिर्फ एक योद्धा नहीं हो सकता। सिकंदर एक जबरदस्त रणनीतिकार था। और नतीजा, 30 साल की उम्र तक उसने इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया था। और सबसे बड़ी बात, वो किसी भी लड़ाई में हारा नहीं था। कल्पना कीजिए उस दौर की फारसी साम्राज्य, उस जमाने की सुपर पावर जो सिकंदर के अपने साम्राज्य से 40 गुना बड़ा था। उसे धूल चटाकर सिकंदर हिंदुकुश के पहाड़ पार करके भारत की दहलीज पर आ खड़ा हुआ था। उसका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था। उसे पक्का यकीन था कि अब उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन भारत में उसका सामना एक ऐसी चट्टान से होने वाला था जो झुकने के लिए बनी ही नहीं थी। और यही कहानी में एंट्री होती है भारतीय राजा पोरस की। और यही इस टकराव का असली मजा है। एक तरफ है सिकंदर, दुनिया जीतने के इरादे से आया हमलावर। दूसरी तरफ है पोरस, अपनी मातृभूमि का रक्षक। एक के पास दुनिया की सबसे तेज तर्रार घुड़सवार सेना, तो दूसरे के पास वो हथियार जो सिकंदर ने कभी नहीं देखा था, विशालकाय युद्ध हाथी। ये सिर्फ दो सेनाओं की नहीं, बल्कि दो दुनियाओं की, दो विचारधाराओं की टक्कर थी। इस टकराव को और भी जबरदस्त बना देता है राजा पोरस का अपना कद। सोचिए, खुद यूनानी इतिहासकार लिखते हैं कि वो एक दैत्याकार इंसान थे, 7 फीट से भी ज्यादा लंबे। कल्पना कीजिए, युद्ध के मैदान में वो वाकई एक चलते फिरते पहाड़ जैसे लगते होंगे। और यही बात पोरस को सबसे अलग बनाती है, उनका साहस। देखिए, जब पड़ोस के राजा आम्भी ने सिकंदर की ताकत देखकर उसके सामने घुटने टेक दिए, तब पोरस ने उस अजय विजेता को सीधी चुनौती देने का फैसला किया। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये एक असाधारण हिम्मत का काम था। और बस इसी के साथ मंच तैयार हो गया इतिहास की एक सबसे भयंकर और निर्णायक लड़ाई का, जिसे हम झेलम के युद्ध के नाम से जानते हैं। अब यहां सिकंदर की वो जीनियस रणनीति सामने आती है। वो समझ गया था कि पोरस के हाथियों से सीधी टक्कर लेना मतलब तबाही। तो उसने एक जबरदस्त चाल चली। उसने अपने सेना का एक हिस्सा मेन कैंप में छोड़ा ताकि पोरस को लगे कि पूरी सेना वहीं है। और फिर रात के अंधेरे और तूफान का फायदा उठा के वो अपनी सबसे बेहतरीन टुकड़ी को लेकर चुपके से 27 मील दूर नदी पार कर गया और पोरस की सेना पर बगल से हमला बोल दिया। कमाल की रणनीति थी। लड़ाई शुरू होते ही यूनानी सैनिकों के तो होश उड़ गए। ये उनके लिए एक बुरे सपने जैसा था। उन्होंने अपनी जिंदगी में युद्ध के मैदान पर ऐसा कुछ नहीं देखा था। वो विशालकाय हाथी किसी टैंक की तरह उनकी लाइनों में घुसकर सैनिकों और घोड़ों को कुचल रहे थे। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ था। एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि सिकंदर की अजय सेना आज यहीं बिखर जाएगी। लेकिन तभी सिकंदर की रणनीति काम कर गई। उसके माहिर तीरंदाजों ने हाथियों पर नहीं, बल्कि उन्हें चलाने वाले महावतों पर निशाना साधा। जैसे ही महावत गिरे, घायल और डरे हुए हाथी बेकाबू हो गए और फिर वो पागल होकर अपनी ही सेना को रौंदने लगे। जो पोरस का सबसे बड़ा हथियार था, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। इसी लड़ाई में पोरस ने अपने बेटे को भी खो दिया। तो मैदान पर लड़ाई तो खत्म हो गई, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। चलिए देखते हैं कि इस जीत का असल में नतीजा क्या निकला। तो सवाल यही उठता है कि असल में जीता कौन? क्या मैदान पर मिली जीत ही असली जीत होती है? क्योंकि इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। इस सवाल का जवाब शायद उस एक मशहूर पल में छिपा है जब घायल और बंदी बनाए गए पोरस का सिकंदर के सामने लाया गया। तो सिकंदर ने पूछा, तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया जाए? पोरस का जवाब सुनिए, वैसा ही जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है।
सोचिए हारने के बाद भी क्या स्वाभिमान था, और इस एक जवाब ने सिकंदर को अंदर तक हिला दिया। सिकंदर ने मैदान जरूर जीता था, लेकिन ये उसके पूरे करियर की सबसे महंगी, सबसे थका देने वाली जीत थी। उसके सैनिकों ने ऐसी भयानक लड़ाई, इतनी मौतें पहले कभी नहीं देखी थीं। उनका हौसला, उनका मनोबल पूरी तरह से टूट चुका था। और पोरस के साथ हुई ये लड़ाई उनके सब्र का आखिरी इम्तिहान साबित हुई। जब थके हारे सैनिकों ने आगे मगध की नंद सेना की कहानियां सुनी कि उनके पास तो लाखों सैनिक और हजारों युद्ध हाथी हैं, तो उन्होंने साफ कह दिया, बस अब और नहीं। इतिहास में पहली बार सिकंदर महान को अपनी सेना के सामने झुकना पड़ा और वापसी का हुक्म देना पड़ा। तो सिकंदर तो यहां से वापस चला गया, लेकिन ये जो टकराव हुआ था ना, इसने भारत और पश्चिम के बीच एक ऐसे रिश्ते की नींव रखी जिसका असर शायद लड़ाई के नतीजों से भी कहीं ज्यादा गहरा और लंबा चलने वाला था। हुआ ये कि सिकंदर के लौटने और फिर कुछ ही साल में उसकी मौत ने भारत में एक बड़ा पावर वैक्यूम बना दिया, और इसी मौके का फायदा उठाया एक नौजवान ने, चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने न सिर्फ भारत को एकजुट करके पहले महान भारतीय साम्राज्य मौर्य वंश की नींव रखी, बल्कि बाद में सिकंदर के ही एक जनरल सेल्यूकस को हराकर उसे वापस भी भेज दिया। और इस सांस्कृतिक मेलजोल का सबसे शानदार उदाहरण है गांधार कला। जरा सोचिए, इसमें भारतीय बौद्ध कहानियों और विचारों को यूनानी अंदाज में गढ़ा गया। बुद्ध की ऐसी मूर्तियां बनाई गईं जिन्हें देखकर लगता था मानो वो कोई यूनानी देवता अपोलो हों। ये दो महान सभ्यताओं का एक अद्भुत संगम था। तो सिकंदर की विरासत सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, बल्कि इस आक्रमण ने भारत और पश्चिम के बीच व्यापार, ज्ञान और नए विचारों के लेन देन के लिए वो रास्ते खोल दिए जो सदियों तक खुले रहे। तो आखिर में सिकंदर और पोरस की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि इतिहास आखिर बनता किससे है? सिर्फ लड़ाइयों और तलवार की ताकत से, या फिर संस्कृतियों के इस तरह के मिलन से?